ईरान और इजराइल, ये नाम सुनते ही जहन में एक जियोपॉलिटिकल दुश्मनी की तस्वीर बनती है। लेकिन ये कोई आम दुश्मनी नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो एक बहुत ही, कह सकते हैं, हैरान करने वाली असमानता पर टिकी है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरी जटिल कहानी के केंद्र में जानते हैं क्या है? सिर्फ एक नंबर, 74। और यकीन मानिए, ये एक नंबर सब कुछ बदल देता है। इसका मतलब ये है कि ईरान जमीन के मामले में इजराइल से 74 गुना, जी हां 74 गुना बड़ा है। अंदाजा लगाने के लिए ऐसे समझिए कि एक तरफ है लगभग पूरा का पूरा वेस्टर्न यूरोप और दूसरी तरफ है बस एक छोटा सा राज्य जैसे न्यू जर्सी। ये फर्क सच में चौंकाने वाला है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक देश जो 74 गुना छोटा है वो इतनी जबरदस्त ताकत कैसे दिखा सकता है? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पहलू से, भूगोल। क्योंकि अक्सर जिससे हम सिर्फ एक नक्शा समझते हैं वो असल में ताकत और रणनीति की पूरी कहानी बयां कर रहा होता है। देखिए, इजराइल का जो छोटा आकार है ना, वो अजीब तरह से उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। कैसे? एक तो मेडिटेरेनियन और रेड सी दोनों समंदरों तक इसकी पहुंच है। फिर गोलान हाइट्स जैसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन से इससे एक अलग ही बढ़त मिलती है। और साइज छोटा होने की वजह से ये अपनी सेना को बिजली की रफ्तार से कहीं भी तैनात कर सकता है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर इससे एक कह सकते हैं एक बहुत मजबूत किले जैसा बना देते हैं। और अब बात ईरान की। इसका जो विशाल आकार है वो उसे देता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हमला हो तो वो दुश्मन को अपने देश के अंदरूनी इलाकों में खींचकर फंसा सकता है, थका सकता है। ऊपर से जाग्रोस के पहाड़ एक कुदरती दीवार का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल हासिल करता है। तो ये तो हुई भूगोल की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पैसों और हथियारों के मामले में कौन कहां खड़ा है। आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। ईरान की आबादी इजराइल से लगभग 9 गुना ज्यादा है। लेकिन जब बात आती है पैसे की, यानी पर कैपिटा इनकम की, तो इजराइल लगभग 10 गुना आगे है। तो एक तरफ है ईरान, जिसकी अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर टिकी है, और दूसरी तरफ है इजराइल, जिसे दुनिया स्टार्टअप नेशन के नाम से जानती है, जो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर आगे है। अब आते हैं मिलिट्री पर। यहां भी वही कहानी दोहराई जाती है। ईरान की ताकत है उसकी विशाल सेना और बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा। वहीं इजराइल के पास क्या है? उसके पास है F-35 जैसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स और आयरन डोम जैसा एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसका कोई तोड़ नहीं। तो अगर इसे आसान शब्दों में समझना हो तो ये लड़ाई है ईरान की नंबर्स की ताकत, यानी मैन पावर और मिसाइलों की गिनती, और इजराइल की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी के बीच। लेकिन ठहरिए, इन सारे आंकड़ों और तुलनाओं के बीच एक चीज है, एक ऐसा फैक्टर जो टेबल पर तो दिखता है लेकिन जिसकी असली ताकत इन नंबरों से कहीं ज्यादा है। और यही वो चीज है जो ईरान के लिए एक तुरुप का इक्का साबित होती है, जो पूरे खेल का रुख बदल सकती है। और वो गेम चेंजर, वो तुरुप का इक्का है ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का अक्ष। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये ईरान की सबसे बड़ी और शायद सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजी है। तो सवाल उठता है कि ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस आखिर है क्या? देखिए, ये मिडिल ईस्ट में फैले अलग अलग हथियारबंद गुटों का एक नेटवर्क है जिन्हें ईरान सपोर्ट करता है, पैसा भी देता है और हथियार भी। और इन सबका मकसद सिर्फ एक है, इजराइल और अमेरिका के बढ़ते असर को रोकना, उन्हें चुनौती देना। इसकी अहमियत को समझने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर के एक सीनियर एडवाइजर का ये बयान सुनिए। वो कहते हैं कि सीरिया इस पूरे नेटवर्क की सुनहरी कड़ी है। ये शब्द बताते हैं कि ये कोई अचानक बनी चीज नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी लंबी रणनीति का हिस्सा है। तो इस नेटवर्क में कौन कौन शामिल हैं? इसमें कुछ बड़े नाम हैं, जैसे लेबनान में बैठा है हिजबुल्लाह, यमन में हूती और फिलिस्तीन में हमास और इस्लामिक जिहाद। ये सब मिलकर इजराइल को चारों तरफ से घेरते हैं और एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसे मल्टी फ्रंट थ्रेट कहते हैं, मतलब एक ही वक्त में कई दिशाओं से खतरा। और ईरान इस नेटवर्क पर छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा निवेश करता है। अनुमान है कि हर साल $700 मिलियन से भी ज्यादा इन गुटों को दिए जाते हैं। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये प्रॉक्सी वॉर, यानी दूसरों के जरिए लड़ी जाने वाली जंग, ईरान की फॉरेन पॉलिसी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तो इस नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा ईरान को क्या मिलता है? वो ये कि उसे खुद सीधे तौर पर जंग में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती।
वो इन गुटों के जरिए अपने दुश्मनों को उलझाए रखता है। ये एक ऐसी रणनीति है जो उसकी ताकत को उसकी सरहदों से कहीं दूर तक पहुंचाती है और इजराइल पर एक लगातार 24 घंटे का दबाव बनाकर रखती है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, आइए उसे एक साथ रखकर देखते हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां हैं। एक तरफ है इजराइल। उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी और पावरफुल डेटरेंस पर भरोसा करना और जरूरत पड़ने पर खतरे को बढ़ने से पहले ही प्रीएम्प्टिव एक्शन लेकर उसे खत्म कर देना। अब दूसरी तरफ है ईरान। उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। वो अपनी विशाल जमीन का इस्तेमाल करता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, अपने मिसाइलों के जखीरे का इस्तेमाल करता है और सबसे बढ़कर अपने प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी एक ऐसी लड़ाई छेड़ने के लिए जो लंबी चले और दुश्मन को थका दे। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। वो 74 गुने का फर्क। उस पहेली का जवाब अब साफ हो रहा है। ये लड़ाई असल में दो अलग अलग सिद्धांतों की है। इजराइल का सिद्धांत है टेक्नोलॉजी एंड डिटरेंस, यानी तकनीक से अपनी ताकत दिखाना। वहीं ईरान का सिद्धांत है एसिमेट्री एंड प्रॉक्सीज। इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी से अपने छोटे आकार की कमी को पूरा करता है और ईरान वो अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए अपनी पारंपरिक सेना की कमियों को भी छिपाता है और लड़ाई को अपनी सरहदों से दूर भी रखता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में शक्ति का, ताकत का असली पैमाना आखिर है क्या? क्या वो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो एक बटन दबाने से सब कुछ बदल दे, या फिर वो दूर दूर तक फैला हुआ रणनीतिक असर है जो प्रॉक्सीज के जरिए काम करता है? शायद इसी सवाल के जवाब में पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य तय होगा।